हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक जो मैं फिजिक्स की जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने प्रीवियस ईयर के वो यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, वो अभी तक करा रहा हूँ और अब तक कराए मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो करा रहा हूँ। ठीक है, अगर अदर एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी, यांत्रिक, तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, रहने वाले हैं। तो फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस के लिए ये ऑल टॉपिक जितने भी मैंने टॉपिक बाद में प्रैक्टिस तो मैंने कराई थी। ठीक है, लेकिन जो मिक्स प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी होती है। जो ईंधन जो होता है उसे जलाने के लिए हम पहले जो प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस ऊष्मा को? निवेशी ऊष्मा, सामान्य ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से। तो जो हम ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में जो हम हीट देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? जो हम उसे निवेश एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जो निवेश की गई एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्थिर ऊर्जा बताना। स्थिर ऊर्जा तो अलग होती है। ठीक है, आगे चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन 27 में कहता है कि भोजन से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है? जो भोजन से हमें मिलती है, क्या क्या चीज़ मिलती है भोजन खाने से? जैविक प्रक्रमों के लिए एनर्जी, शारीरिक कार्यकलापों के लिए एनर्जी, या दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा। तो जो हमें भोजन से जो हमें जो मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो सबसे पहले नंबर तो जो जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा जो होती है, जैविक प्रक्रमों के लिए एनर्जी जो होती है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो शारीरिक कार्यकलापों के लिए एनर्जी। जो शारीरिक हम जो कार्यकलाप जो क्रिया वगैरह करते हैं, कुछ भी मतलब एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए तो मिलती है। ठीक है, तो शारीरिक कार्यकलापों को एनर्जी मिलती है और जैविक प्रक्रमों के लिए एनर्जी मिलती है। तो दोनों बोथ के लिए, दोनों के लिए एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों के लिए हमें एनर्जी मिलती है भोजन से। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन 28 में कहता है कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक होता है। जो वाहन जो होते हैं उन ईंधनों के रूप में आवश्यक कौन कौन से पदार्थ होते हैं? पेट्रोल, ये प्राकृतिक गैस, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक गैस जैसे कि सीएनजी वगैरह बोलते हैं, सीएनजी। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस यही आ जाती है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। तो वाहनों में जो ईंधन के रूप में क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है? पेट्रोल की आवश्यकता होती है एक तो, और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस और पेट्रोल दोनों की आवश्यकता होती है वाहनों के रूप में, आवश्यक एनर्जी के रूप में। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 पर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। और हाँ, बता दो आपके लिए, जो CISF और जो BSF के लिए मैं क्या लेना रहा हूँ, जो GK GS जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, साइंस वगैरह, टोटल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, CISF और BSF का। ठीक है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उससे भी तो चलो क्वेश्चन चलते हैं हम। डिजिटल का उपयोग होता है, जो डीजल जो होता है उसको उपयोग कहाँ होता है? जो डीजल जो होता है, डीजल उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जो डीजल बाहरी वाहनों में, रेल इंजनों में, या विद्युत उत्पादनों में, या ABC तीनों में हो सकता है? बताइए, जो डीजल का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बताइए। सबसे पहले नंबर, बाहरी वाहन, जो जो भी वाहन जो होते हैं आयात निर्यात वाले, उनमें यूज होता है। ठीक है, रेल इंजनों में तो यूज होता ही होता है। ठीक है, डीजल का विद्युत उत्पादनों, जितने भी इलेक्ट्रिकल जो उत्पादन प्रोडक्ट वगैरह हैं उनमें भी डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों में उपयोग होता है। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन 30 चलते हैं। चलो क्वेश्चन 30 में कहता है कि जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से, जो जीवाश्म जो होते हैं वो उनका व्यापक पैमानों पर प्रयोग से क्या प्रयोग होता है? जीवाश्म ईंधनों का, जो जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उनका बताइए जल्दी से। पर्यावरण प्रदूषण होता है उनसे, या पर्यावरण इससे प्रभावित नहीं होता है, या पर्यावरण में विषैली गैसों की मात्रा घटती है? बताइए, जो जीवाश्म ईंधनों का जो व्यापक पैमाने पर प्रयोग होता है उनसे हमें क्या क्या चीज़ बताइए प्रयोग होता है? क्या क्या चीज़ मिलती है हमें? ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, या पर्यावरण से इससे प्रभावित नहीं होता है, या पर्यावरण में विषैली गैसों की मात्रा घटती है? बताइए। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनसे जो पर्यावरण, जीवाश्म ईंधन समझते हो आप? तो जीवाश्म ईंधन क्या क्या होते हैं? तो क्या होता है, तो जीवाश्म जो ईंधन जो होता है, जीवाश्म ईंधन का जो
व्यापक पैमाने पर प्रयोग जो होता है वो किसे होता है, उससे परे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होता है। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है प्रदूषित होता है। ठीक है, अगर हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करने से तो क्या परमाणु जो पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, चलो आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन 31 में बोलता है कि नाभ की ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक हैं। ठीक है, दोनों नाभिकीय एनर्जी और भूतापीय एनर्जी जो दीर्घकालिक हैं, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। जो है वो कौन सी ऊर्जा, जो इन दोनों एनर्जी अलग हैं, दोनों जीवाश्मी ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हुआ सर ऑप्शन? जो नाभिकीय एनर्जी और भूतापीय एनर्जी है वो किससे अलग है, बताइए जल्दी से। तो वो सौर एनर्जी जो होती है हमारी सौर एनर्जी, इससे अलग है दोनों। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि सूर्य की निर्गत एनर्जी कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है। जो सूर्य की जो निर्गत सूर्य जो एनर्जी जो निकालता है उसका कितना परसेंट भाग पृथ्वी पर आता है, ये बताना आपको। बताइए 0.004579% या 0.4572% या 0.00004579%। बताइए क्या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? जो सूर्य से जो निर्गत जो एनर्जी निकलती है वो पृथ्वी का कितनी परसेंट मिलती है, तो पृथ्वी को मिलती है ये वाली। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज में दे रखा है इसका मान। ठीक है, 0.00004579% होता है। ठीक है, इसे याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। क्वेश्चन 33 में कहता है सूर्य प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से एनर्जी मिलती है। सूर्य से प्राप्त जो विकिरण में दृश्य प्रकाश के लिए अतिरिक्त और एनर्जी और किन किरणों से एनर्जी मिलती है, और कौन सी जो किरणें होती हैं, रेस होती हैं, उनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। पराबैंगनी, गामा, ये दोनों। बताइए जैसे सूर्य प्राप्त विकिरण में जो दृश्य प्रकाश से जो अतिरिक्त एनर्जी जो मिलती है, उससे और अतिरिक्त एनर्जी कौन सी रे से मिलती है, तो पराबैंगनी रे से मिलती है और गामा रे से मिलती है। ठीक है, दोनों, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों से मिलती है हमें। ठीक है, एनर्जी। चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। क्वेश्चन 34 में है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, जो दृश्य प्रकाश है जो उसका दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है। दृश्य बोले तो विजिबल रे, विजिबल जो लाइट जो होता है, ठीक, दृश्य प्रकाश, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं, क्या होती है बताइए। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्या होगा, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है किसी दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसे याद रख लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। क्वेश्चन 35 में है कि हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। जो हमारा जो देश है, हमारा भारत है, वो प्रतिवर्ष कितना सौर एनर्जी प्राप्त करता है, कितना, 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर या 50,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर या 500 ट्रिलियन किलोवाट आवर, कितना प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, बताइए जल्दी से। तो बता दूं मैं आपके लिए, जो 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर है, ये हमारा देश प्रतिवर्ष एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। कहता है कि लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरण को कहते हैं। जो लाल रंग से अधिक जो वेवलेंथ है उसके विकिरण को क्या बोलते हैं, अवरक्त वर्ण या पराबैंगनी वर्ण, या इन दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ, तो बता दूं आपके लिए, जो लाल रंग से अधिक जो वेवलेंथ जो के विकिरण जो होते हैं उन्हें हम अवरक्त वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवरक्त वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। अगर बात करूँ बैगनी, अगर मैं बैगनी रंग की बात करूँ, बैगनी की जो बैगनी रंग की बात करूँ, बैगनी रंग की जो अधिक तरंगदैर्घ्य, कम तरंगदैर्घ्य के लिए विकिरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बैगनी रंग के लिए बोलते हैं हम पराबैंगनी वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रख लेना। और अवरक्त लाल रेड रंग के लिए, और बैगनी रंग के लिए पराबैंगनी वर्ण। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। क्वेश्चन 37 में है कि बैगनी वर्ण से कम विकिरण को कहते हैं, जो बैगनी वर्ण से कम विकिरण को क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बताया था मैंने आपको लिए, तो उसे बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, पराबैंगनी विकिरण बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है विद्युत चुंबकीय तरंग जिनका तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी वर्ण से कम है,
वो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिनकी वेवलेंथ पराबैंगनी मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब वर्ण है उनसे कम है, कौन कौन सी होती हैं? एक्स रे या गामा रे या ABC दोनों या कोई नहीं, क्या होगा राइट ऑप्शन? तो चुंबकीय तरंग जिनकी जो वेवलेंथ है, तो बता दें के लिए जो एक्स रे और वाई किरण, एक्स किरण और वाई किरण दोनों ही इससे कम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, ठीक। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, दोनों ही इससे कम वेवलेंथ की होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। क्वेश्चन 39 में कहता है कि सूर्य के प्रकाश में हम जिस गर्मी की अनुभूति होती है उससे हम कौन सा विकिरण उपस्थित है? जो सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित होता है बताइए? पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण या एक्सरे या गामा रे, बताइए जल्दी सही है। किसका राइट ऑप्शन? तो सूर्य से हमें जो जिस गर्मी की अनुभूति होती है उससे हमें कौन सी विकिरण की उपस्थिति होती है, बताइए जल्दी से। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक्त विकिरण। जो सूर्य के प्रकाश में हम जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अवरक्त, क्या बोलते हैं? अवरक्त विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। क्वेश्चन 40 में है कि किस ऊर्जा का दोहन और सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक और सौर जल पंप में होता है? जो किस एनर्जी का जो दोहन है जो सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक और सौर जल पंप में होता है, बताइए। पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, ज्वार भाटे से उत्पन्न एनर्जी का, इनमें से कोई नहीं, किसका होगा बताइए। तो बताते हुए मैं आपके लिए जो सौर कुकर और सौर जल ऊष्मक और सौर जल पंप में जो उपयोग होता है दोहन का वो सौर एनर्जी का होता है, सौर ऊर्जा का क्या होता है? क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बी हो जाएगा, ठीक है। सौर एनर्जी का उपयोग होता है, ठीक है। चलो मैं आगे बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? 40 में है कि तेज प्रभावित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए संयंत्र को कहा जाता है। जो तेज प्रवाहित जल की जो गतिज एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए किस संयंत्र का उपयोग करते हैं, हम बताइए जल्दी से। क्या हुआ? जल विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो बता दो जो तेज प्रभावित जल की जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए हम किस एनर्जी का उपयोग करते हैं? तो हम बता दें आपके लिए, तो हम करते हैं जल विद्युत संयंत्र का उपयोग। किसका? जल विद्युत संयंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में है जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जो जल विद्युत ऊर्जा है वो किस प्रकार का एनर्जी स्रोत है, एनर्जी सोर्स है? अनवीकरणीय स्रोत है या नवीकरणीय स्रोत है या दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सर ऑप्शन? बताइए जल्दी से। जो जल विद्युत ऊर्जा है वो किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो बता दूं मैं आपके लिए, जो नवीकरणीय जो स्रोत है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा का एक वो एनर्जी सोर्स कहला जाता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन 43 में 1 मिलियन वाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए? 1 मिलियन वाट के जनित्र को के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए बताइए? 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर, कितनी भूमि की आवश्यकता होगी जल्दी से बताइए। तो क्या होगा सर राइट ऑप्शन? तो हो जाएगा वो 2 हेक्टेयर। तो क्या हो जाएगा 2 हेक्टेयर, जो हमें 1 मिलियन वाट के जनित्र के पवन फार्म के लिए इतनी भूमि की आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में कहता है कि पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक है। जो पवन है, जो पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताइए जल्दी से। तो बताइए तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा की किरणों द्वारा पृथ्वी के भूमध्य पर्वतीय क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के आसमान रूप में से गर्म करना, या पृथ्वी का घूर्णन, या स्थानीय परिस्थितियाँ, या सभी। तो बता दो जो पवन को गतिशील करने के लिए हम किस कारक का उपयोग होता है? तो बता दो जो सूर्य की किरणों के द्वारा पृथ्वी के भूमध्य पर्वतीय क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को आसमान रूप से गर्म करना, पहला ऑप्शन होगा यार, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन होना, यह भी पवन गतिशील का उत्तरदायी कारक है। और स्थानीय परिस्थितियाँ, सभी मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी इसके कारक माने जाएंगे, ठीक है। पवन को गतिशील करने के उत्तरदायी जो भी कारक जो होते हैं सभी को माना जाएगा, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर
45, नाभिक के विखंडन में परमाणु नाभिक दो भागों में टूटता है, प्रोटॉन दो भागों में टूटता है, न्यूट्रॉन दो भागों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन दो भागों में टूटता है। क्या होता है जो नाभिक के जो विखंडन होता है उसमें क्या होता है तो बताइए। तो उसमें जो परमाणु नाभिक जो होते हैं वो दो भागों में टूटते हैं। क्या होता है तो परमाणु नाभिक दो भागों में टूटता है नाभिक के विखंडन। अब बात करूँ नाभिक के संलयन, तो नाभिक के संलयन में तो छोटे छोटे कण मतलब इकट्ठे हो जाना। ठीक है, क्या होता है इकट्ठे हो जाना, उन्हें मतलब नाभिक संलयन बोला जाता है। ठीक है, सूर्य की जो एनर्जी प्राप्त होती है वो नाभिक संलयन पर प्राप्त होती है। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40 में कहता है जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन है कि जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, कौन सी। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस जो मुक्त नहीं होती, कौन सी है वो ऑक्सीजन गैस। कौन सी मानी जाएगी, वो ऑक्सीजन गैस मानी जाएगी। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन 47 में तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है। प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में जो ईंधन के दहन द्वारा कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है तो बता दो आपके लिए। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो जो तापीय विद्युत संयंत्र में जो ईंधन के दहन जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो होते हैं ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कौन सी है, ऊष्मीय एनर्जी। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में कहता है कि डेनमार्क में कुल एनर्जी खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है। जो डेनमार्क जो देश है उसमें कुल एनर्जी का कितना परसेंट भाग पवन चक्कियों से प्राप्त होता है। 10%, 20%, 30%, 25%, क्या होगा तो बता दूं मैं आपके लिए। जो हमारा 30% है, जो कम से कम डेनमार्क में 30% पवन चक्कियों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलो मैं 49 नंबर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि औद्योगिक देश अपनी कुल एनर्जी का कितना प्रतिशत नाभिक के विद्युत संयंत्रों में से पूर्ति करते हैं। जो औद्योगिकृत देश अपनी कुल एनर्जी का कितना प्रतिशत नाभिक के विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं, बताइए। 30%, 20%, 40% या 60%, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए जल्दी से। जो औद्योगिक देश हैं अपनी जितनी भी कुल एनर्जी की टोटल एनर्जी का वो केवल पता है कितना भाग नाभिक संयंत्रों से पूर्ति करते हैं, तो वो केवल करते हैं 30% भाग। कितना, 30% भाग नाभिक विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्रों में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। भारत और चीन में, रूस, इंग्लैंड में, अरब और बर्जिस्तान में, और न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो भू ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, जो विद्युत संयंत्र जो है। ठीक है, तो बताइए तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आप हमें इसका राइट ऑप्शन बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना और बताना वीडियो कैसी लगी, और लाइक करे बगैर मत जाना। ठीक है, वो वीडियो आपने देखिए तो वॉच किए तो लाइक करे बगैर मत जाना। ठीक है, लाइक जरूर कर देना।